बार बार कहा है कि आतंकवाद नहीं है, राष्ट्रवाद है भगवा। आज उसी पर बड़ा फैसला है। आतंकवाद जिस तरह से मालेगांव ब्लास्ट केस में आज 17 साल बाद जो है खबरें सुनाई गई, बताई गई कोर्ट से, अरे ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी आरोपी को बरी कर दिया। और इसी मुद्दे पर देखिए, सुदर्शन न्यूज लगातार 10 सालों से कहता आया है कि जो भी जिससे भी भगवा को जिस तरह से बार बार जो है कलंकित करने की कोशिश की जा रही थी, सुदर्शन न्यूज लगातार खड़ा रहा और लगातार आवाज उठाता रहा कि कभी भी जो है भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता है, वो राष्ट्रवाद है। तो आज जो है ये साबित हो गया, यानी ये कोर्ट में जो फैसला आया उसने साबित कर दिया। इसी पर देखिए हमारे जो सुरेश चौहान के जी है, डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वजह थे मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी हिंदुओं को निर्दोष बरी किया गया है। सुदर्शन ने पहले क्षण से कहा था, जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी ने अभी संसद में किया, कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हम न्याय के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। कैसा षड्यंत्र रचा गया था कि इस्लामी आतंकवाद के प्रत्युत्तर में हिंदू आतंकवाद, सेफ्रॉन टेररिज्म दिखाया जाए, भगवा आतंकवाद कहकर लाखों वर्षों की परंपरा को बदनाम किया गया। सुदर्शन न्यूज चैनल पहले क्षण से ही इन सभी पीड़ितों के साथ था। इनका साथ ही केवल नहीं दिया, बल्कि सभी प्रकार से इनके साथ खड़े रहे। हर क्षण इसका रिपोर्ट किया। जो भी लोग बेल से आए, सबसे पहले सुदर्शन पर आए। और आज का यह निर्णय यही बताता है कि सुदर्शन ने अपने सत्सद विवेक बुद्धि, हिंदू परंपराएं, मान्यता और इतिहास के बल पर जो सत्य का साथ दिया था, उसका विजय हुआ है। इन पूरे संघर्ष के समय में जिन लोगों का 9-9, 10-10 वर्ष का आयु एक आतंकवादी का ठप्पा लगाकर जेल में गया, उनको शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उनको अब सरकार, न्यायालय और तथा कथित ये सारा मीडिया जो रोज घंटों हिंदू आतंकवाद के शो करता था, इनको ही पूछना चाहिए कि अब इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। मैं आशा करता हूं इन सभी नायकों को जिनको प्रताड़ित किया गया, समाज उनका सम्मान करेगा। और सुदर्शन के संघर्ष में साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद। तो आप प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुदर्शन न्यूज लगातार जो है राष्ट्रवाद को लेकर और इस मामले को लेकर कहता आया था कि जिससे भी यह बताया गया है कि यह आतंकवादी है, वो आतंकवादी नहीं था। और इस मामले पर सुदर्शन न्यूज लगातार आवाज अपनी उठाते रहा है। लेकिन वहीं सवाल यह भी उठाया कि जिन्हें इतने दिन तक आरोपी बनाए रखा, आखिर उनकी भरपाई कौन करेगा? 17 साल जो उनके बीत गए, 17 साल जो आरोपी बने रहे, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो चलिए आपको बता दें, खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में आज विशेष एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी समेत सभी 7 आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है। यह वही केस है जिसे कांग्रेस शासनकाल में तथा कथित हिंदू आतंकवाद का नाम देकर भारत की सनातन परंपरा को कलंकित करने का प्रयास किया गया था। यूएपीए जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। साध्वी प्रज्ञा को वर्षों जेल में रखा गया। कर्नल पुरोहित जैसे सेना के अफसर को अपमानित किया गया। लेकिन अब न्याय ने अपने आप को साबित किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए जैसा कानून बिना मजबूत आधार के नहीं लगाया जा सकता। आरोप साबित नहीं हुए। सवाल अब उन चेहरों से है जो वर्षों से इन राष्ट्रवादी योद्धाओं को आतंकी कहकर बदनाम करते रहे। कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा और उसके समर्थकों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा, जिसे आज न्यायालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। सुदर्शन न्यूज इस ऐतिहासिक क्षण को आपके सामने इसलिए लेकर आया है क्योंकि हमने कभी इन राष्ट्रवादी आत्माओं की आवाज को दबने नहीं दिया। 10 वर्षों में हमने दर्जनों डिबेट किए, जिनके माध्यम से इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साध्वी प्रज्ञा हो या मेजर उपाध्याय, हर किसी के लिए सुदर्शन न्यूज की आवाज सबसे बुलंद रही। आज जब कोर्ट ने साफ कह दिया कि इन पर आरोप साबित नहीं हुए, तब देश को यह भी याद रखना चाहिए कि इनकी गरिमा और सम्मान को मिट्टी में मिलाने का षड्यंत्र किसने किया था। और यह सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं, यह सनातन की विजय है, यह हिंदू विरोधी राजनीति की पराजय है।
Today at about 11:10 a.m. the court had pronounced the judgment in the open court, and while pronouncement court accepted that prosecution able to prove that there was an incident of blast and 6 people were died and 95 persons injured, but court told to the in the open court that prosecution totally failed to prove that there was any role of the all 7 accused persons who are facing the trial from 17 years. Prosecution failed to prove that the RTX were brought by the Colonel Purohit and it was assembled and transported by the accused persons to the spot of incident. It is also disclosed by the court that prosecution totally failed to prove that the bomb was planted on the LML Freedom vehicle, which was allegedly belongs to Sadhvi Pragya Singh. Therefore, the prosecution totally failed to prove the involvement of the accused persons. Also, one more thing, that terrorism has no religion but convict. अब सीधे आपको लिए चलते हैं दीपक चौहान के पास, जो कि वहां पर मौके पर मौजूद हैं। दीपक, बताइए कि जिस तरह से बार बार सुदर्शन न्यूज यह बताते आया है कि इस मामले में हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, भगवा जो है वो राष्ट्रवाद है, आज जो है कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, क्या अपडेट है? बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से 17 साल से सुदर्शन न्यूज इस मामले को लेकर जो है लगातार बताते आ रहा है कि ये भगवा आतंकवाद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों को और कई निष्पाप लोगों को, जो सनातनियों को जिस तरीके से इस मामले में फंसाया गया है, आज 17 साल बाद जो है इनको कोर्ट ने जो एनआई कोर्ट ने जो है आज फैसला सुनाकर इनको बाइज्जत बरी की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके का षड्यंत्र इस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में रचा गया था, उस षड्यंत्र का पर्दा आज फाश हो चुका। जिस तरीके से इस षड्यंत्र में जिस तरीके से निष्पाप लोगों को जो है आरोपी बनाया गया था, उनको प्रताड़ित किया गया था, इनको जिस तरीके की वेदनाएं दी गई है इस मामले में, इनकी 18 घंटे इनकी जो जांच चल रही थी, इनको कई बार जो है काफी प्रताड़ित किया था। सुदर्शन न्यूज पे जब पेरोल पे आने के बाद सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ने सुदर्शन न्यूज को यह इंटरव्यू दिया था कि उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, किस तरीके की उनको ट्रीटमेंट वहां पर जांच में दी गई, कि कई ऐसे जो पुरावे जो है उन्होंने भी यहाँ पर जो है सादर किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एनआई कोर्ट ने जो है इसकी पूरे तरीके से जो है जिस तरीके के जो सबूत चाहिए थे वो एक ही सबूत नहीं मिल पाए, लेकिन जो झूठे सबूत वहां पर पेश किए गए थे उसी झूठे सबूतों को वो साबित नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो मामला जो है पिछले 17 साल से जो है भगवा आतंकवाद इसको बताया जा रहा था, क्योंकि कई जो सभी चैनलें जो है वो लगातार जो है इसको भगवा आतंकवाद के नाम से चला रहे थे। कई बार जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, कर्नल राजपुरोहित जी हो, उपाध्याय जी हो, कई जो ऐसे निष्पाप लोग जो थे जिनको यहाँ पर इसका जो है आरोपी बनाए गए थे, उनके ऊपर भी कई जो है उनके जो पारिवारिक अगर हम बात करें तो उनके पूरे परिवार की जो आज स्थिति हम देखेंगे। कई बार सुदर्शन न्यूज ने दिखाया, 3-4 दिन पहले ही सुदर्शन न्यूज पर जो है जो कर्नल उपाध्याय जी जो है वो है कुलकर्णी जी खुद आकर बताए थे कि इस पूरे मामले में किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया और उसको भगवा आतंकवाद घोषित करने के लिए जो है जो षड्यंत्र यहाँ पर जो है इसी बीच मेरे साथ चर्चा में संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, जो कि अधिवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए दीपक जी, आप कंटिन्यू रखिए। आप लगातार दीपक जी ये कवर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस मामले में यह मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है क्या? जी बिल्कुल संगीता, जैसे कि राजनीति की ये मामला जो है वो यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि उस टाइम जो है जो सरकार जो महाराष्ट्र में थी, गठबंधन की सरकार जो थी, जैसे कि कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार थी, और वहां पर इसी महाराष्ट्र के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे। सुशील कुमार शिंदे ने खुद भगवा आतंकवाद ये नाम निकालकर उन्होंने बताया था ये भगवा आतंकवाद है, हर धमाके में मुसलमान ही नहीं रहता है लेकिन हिंदू भी रहते हैं, और ये भगवा आतंकवाद को साजिश किया गया है। कई ऐसे जो आरोप है वो सुशील कुमार शिंदे ने खुद लगाए थे। लेकिन देखिए, जो न्यायपालिका पर पूरे तरीके से सनातनियों की जो आस्था थी, सनातनियों का जो विश्वास था, यहाँ पर जो है 17 साल बाद
ये सनातन की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। जो झूठे जो अपने जो आरोप जो है वो इन सनातनियों पर लगाए गए थे, वो यहाँ पर जो है निस्तनाबूत होकर जो है इनको एनआई कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी की है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ये भी है, कई जो ऐसे इसके बारे में जो है जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे, जैसे कि अभी एडवोकेट जो वकील जो थे उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि ठीक है दीपक जी, आपके पास वापस आऊंगी। तो इस बीच मैं चलती हूँ संदीप जी के पास। संदीप जी, आपसे यही सवाल है कि 17 साल से लगातार केस चला और जिनको आरोपी बताया गया आज उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया, तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जांच एजेंसियों की विफलता है या फिर राजनीतिक दखल थी इसमें? देखिए, मैं तो पहले कहूंगा कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जब कर्नल पुरोहित की आत्मा को सच्चे अर्थों में जो है शांति मिली होगी। एक जो कोशिश हुई थी हमारी सेना को पाकिस्तान की सेना के बराबर रखने की, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं होता है, तो इसी तरह से कर्नल पुरोहित जैसे व्यक्ति को इसमें लपेटने का सीधा मतलब था कि हम ये कहें कि भारतीय सेना भी उसी तरह है जिस तरह से पाकिस्तान की सेना है। तो हमारी सेना को जो बदनाम करने की कोशिश थी, संघ को जो बदनाम करने की कोशिश थी, आज उस पर पटाक्षेप हो गया है। और जो लोग इस घटना में शामिल थे, इसको एक रंग देने में शामिल थे, उन लोगों को अब सामने आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे भूल हुई है, अब माफ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब यह लड़ाई चल रही थी उस समय एक दल विशेष की सरकार थी और वहां पर मीडिया में जाकर के ये बातें सामने नहीं आ पाती थी। जिस तरह से आपने कहा कि सुदर्शन ने और सुरेश चौहान के जी ने मौका दिया और उपाध्याय जी की बात हुई, कुलकर्णी साहब की बात हुई, इन लोगों ने आकर के ऐसी ऐसी बातें बताई जो कि हम हिंदुओं के लिए आश्चर्य होता है। अगर दुख का विषय है कि जहां पर हम 80% कहने के लिए हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति हमें गाय का मांस खिलाए, हमारे धर्म को नष्ट करे, इन सब चीजों के लिए हम ऐसे छोड़ दें? ऐसे नहीं हो सकता संगीता जी। कांग्रेस को इसके लिए, सोनिया गांधी जी को इसके लिए हाथ जोड़ करके देश से, सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और यह केस जो था पूरी तरह से राजनीतिक था। आज अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया, क्योंकि दिस वाज द केस विदाउट एविडेंस, दिस वाज नो एविडेंस केस। यहां पर एक बात तो अदालत ने कह दिया, हाँ भाई आप ये साबित करने में सफल रहे कि बम विस्फोट हुआ, लेकिन जो कहानी गढ़ी गई कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लेकर के आए या उन्होंने सप्लाई किया, इस तरह की चीजों को कहीं से भी अदालत में साबित नहीं किया जा सका। जो शुरू में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई थी, यह पूरी तरह से पॉलिटिकल केस था जिसको अदालत ने आज जो है सही जगह पहुंचा दिया। तो इस बीच हम आपको प्रतिक्रिया बताना पड़े कोर्ट को। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है क्योंकि एजेंसी फेल हुआ, एटीएस फेल हुआ, सरकार फेल हुई। इसमें विक्टिम का कोई रोल नहीं कि विक्टिम को ऐसे एक्विट हो गए। हेमंत करकरे इसकी जांच कर रहे थे, बाद में दूसरी तरफ जांच की, क्या वहाँ पे कुछ गफलत हो गई है? हाँ, वो तो कोर्ट ने अपने 1000 पेज के जजमेंट में वही लिखा होगा ना। दो एजेंसी जब एक ओवरलैप करेगी दूसरे तो विटनेस नहीं, जानबूझ के, आई विल नॉट कमेंट जानबूझ के हुआ, विटनेस हॉस्टाइल हुए कोर्ट में आके, हम उस बारे में नहीं बोल सकते जानबूझ के किया कैसे किया, वो तो एजेंसी विल सी क्या हुआ। हिंदुत्व का इसको एक एजेंडा सेट किया था, इसको किस तरह से? नहीं, वो हमारा डोमेन नहीं है बोलने के लिए, वो पॉलिटिकल लोग बोलेंगे कि कौन सा एजेंडा था, किसका एजेंडा था। एज ए लॉयर मेरा काम है जो कोर्ट में हुआ वो बताना, मैंने आपको बता दिया। वहाँ पे कहा कि वहाँ पे स्पॉट पे ना आरडीएक्स मिले, ना मोबाइल की फ़ोन टैपिंग हुई, ना वहाँ पे जिसने फंडिंग किया है, जिस संस्था ने, उसको फंडिंग में नहीं। कोर्ट ने यह बोला कि जब फंड यूज़ हुए थे वो ऐसा लगता है कि वो इसमें यूज़ नहीं हुए बॉम्ब ब्लास्ट एग्जीक्यूट करने में, पर कोर्ट ने यह माना ना कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। कोर्ट ने ये स्टेब्लिश किया, तभी ने बोला कि विक्टिम को पैसे दी जाए कंपेंसेशन, क्योंकि अक्यूज नंबर 10 ने तो बोला था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ही नहीं मालेगांव में, ये सब झूठ बोल रहे। इतना कोर्ट ने प्रूव किया ना कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हो गई है, 6 लोगों की मौत हुई। वहाँ से जो 6 आरोपी थे वो भाग गए, इस बारे में कुछ नहीं, वो तो किसी का स्टोरी नहीं है कि आरोपी एब्सकॉन्ड हुई जगह से, ये तो किसी का थियरी है ही नहीं, वो तो किसी ने प्लान करके चला गया, किसने किया पता ही नहीं। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इसकी अपील होगी हाईकोर्ट में अपील होगी। आपका नाम? शाहिद नदीम, विक्टिम। तो एक बार फिर से मैं संदीप जी आपके पास ही आना चाहूंगी। एक और सवाल इस बीच उठता है कि यूएपीए जैसा कानून बिना मजबूत आधार के नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो क्या
अब जो है जो जांच एजेंसी है या फिर जो सरकार है उन्हें इस ऐसे जो भी जो मामले लगाए जाते हैं इस पर सतर्क रहना चाहिए? नहीं, देखिए, इस बात को तो प्रैक्टिकली हम एक्सेप्ट करते हैं कि कभी कभी यूएपीए जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है जिसमें कोई आवश्यक नहीं है कि सब्सटेंशियल एविडेंस हो ही तभी लगाई जाए। लेकिन हाँ, अगर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होगा तो अदालत में वो केस सस्टेन नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में थोड़ा तो सोचना चाहिए कि अगर आप यूएपीए किसी पे लगा रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जिससे कि उनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है अदालत के सामने रखी जा सके, क्योंकि जब तक आप अनलॉफुल एक्टिविटीज कोर्ट के सामने नहीं रख पाएंगे उस एक्ट को अप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से यूएपीए जैसे गंभीर आरोप जब लगाए गए तो साध्वी प्रज्ञा को वर्षों जेल में रखा गया और इस दौरान देखिए साध्वी प्रज्ञा जब जेल से बाहर आई थी उसके बाद उन्होंने जो है एक निजी टीवी चैनल में बैठकर सारी कहानी सुनाई थी, किस तरह से उनके साथ क्या क्या किया गया था, किस तरह से उन पर अत्याचार किया गया। तो अब क्या इसकी भरपाई करेगी प्रशासन, करेगा? इसकी भरपाई कैसे होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। देखिए, समय जो अदालत की प्रक्रिया में जाता है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, ना पैसा उस जख्म को भर सकता है, ना ही किसी की सांत्वना भर सकती है। क्यों? क्योंकि जो समय विक्टिम का जाता है, एक्यूज का जाता है अदालतों में, वह फिर लौट करके नहीं आता है। और जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा, बहुत सही बात कही कि हमारा तो जीवन बर्बाद कर दिया, इतने सालों तक हम एक धब्बे के साथ रहे और अभी देखिए यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर विपक्षी इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ऊपर की कोर्ट में जाते हैं तो वहां भी अदालत में मामला चलता रहेगा। और आज आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो अदालत के फैसले के बाद भी जो है नहीं मानते हैं बातों को। तो जब एक कहा जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी की हत्या में डाल दिया जाता है संघ का नाम, जबकि अदालत से यह साबित हो चुका है कहीं से कोई रोल नहीं है। तो ऐसी बातों को करने वालों को जब एक बार आरोप लग जाता है, जब आप एक बार कोर्ट में एक्यूज हो जाते हैं तो कहीं से भी एक तरह से कहे कि इससे छुटकारा नहीं मिलता है और आजीवन आपके ऊपर वह दाग लगा ही रहता है। भले आपको कुछ मौके मिले सफाई देने का, लेकिन वो सफाई देने से भी नैरेटिव गढ़ने वालों को नहीं रोका जा सकता है जो है। बिल्कुल, देखिए साध्वी प्रज्ञा ने साफ आरोप लगाए थे कि उनके साथ जो है जेल में व्यवहार जो किया गया था वो बिल्कुल ही आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठ जाता है संदीप जी कि क्या अब जो अफसर या फिर सरकार जिन्होंने इस तरह की चीजें गढ़ने की कोशिश की उन पर कार्रवाई होगी? इस बात पर तो गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर किसी के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है या शासन सत्ता के हाथ में आपने खेल करके एक तरह से कहें निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश की है और जो आरोप गवाहों ने अदालत में लगाए हैं कि उनके साथ जो टॉर्चर किए गए हैं, तो इन सभी को देखते हुए जो जांच अधिकारी हैं अगर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और सरकार अगर ऐसा कदम लेती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हमें मांग भी करनी चाहिए सरकार से कि भाई यही केवल न्याय नहीं है, यही न्याय समाप्त नहीं हो जा रहा है। न्याय तब होगा जब सनातनियों के साथ इस तरह से अमानवीय कृत्य करने वाले, यातना देने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होती है। और जब तक यह कार्यवाही नहीं होती है, मुझे लगता है कि आधा न्याय इसको हम कहेंगे, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के साथ जो चीज हुई है उसको हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। वो अक्षम्य अपराध हुए हैं और अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध सजा नहीं होती, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाता, उनके खिलाफ अभियोजन नहीं लगाए जाते हैं, अदालत के दरवाजे तक उनको खींच के नहीं लाया जाता है, तो निश्चित ही न्याय इसको हम अधूरा मानेंगे। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यह बताइए कि जिस तरह से इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां की जो जनता है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ये जो फैसला सुनाया गया, इनको जिस तरीके से ये पांचों भी आरोपियों को बाइज्जत बरी की गई है, उसको लेकर जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जितने भी सनातनी लोग हैं, वो ये प्रक्रिया दे रहे हैं। 17 साल की प्रतीक्षा के बाद आखिर न्याय मिला है कि सत्य की जो बाजू है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस मामले को लेकर जो है जिस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए, इनको आरोपी बनाए गए, इसी को लेकर जो है अभी उच्च न्यायालय में भी जो है पिटीशन दर्ज
दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जिन्होंने इनके बारे में जो षड्यंत्र किया था उनके खिलाफ भी यहाँ पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन ये जो आज 17 साल बाद जो है ये न्याय जो है इन सभी सनातनियों को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो जिस तरीके के जो आरोप किए गए थे, जो नैरेटिव सेट किया गया था भगवा आतंकवाद का, कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव जो है वो यहाँ पर जो है वो झूठा साबित हो चुका है और ये सनातनियों की बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। संगीता, सनातनियों की जीत तो हुई है, लेकिन क्या इस मामले में अभी तक जो है साध्वी प्रज्ञा का कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि उसकी अपडेट आपके पास हो? देखिए जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा जी जो कोर्ट में जो है उसको जो हाजिर किया गया था उसी को लेकर जो है उनका स्वास्थ्य को लेकर जो है काफी दिक्कतें उनको है, इसीलिए व्हील चेयर पे ही वो कोर्ट में आई थी। व्हील चेयर के कोर्ट की जैसे ही सुनवाई होने के बाद वो तुरंत जो है वो गाड़ी में बैठ के जो अस्पताल जो है उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इसमें भी आने की जो संभावना यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जितने भी जो वकील जो थे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, पूरी सुनवाई किस तरीके से हुई है और आगे की किस तरीके से कार्रवाई जो है वो आगे जारी रहेगी उसको लेकर जो है वो उन्होंने अपना यहाँ पर जो है वो आकर जो है वो बाइट भी यहाँ पर दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो है ये जो मामला है ये 17 साल बाद जो है जो न्याय यहाँ पर जो है सनातनियों को मिला है और सनातनियों की जो जीत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिन्होंने इनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, जिस तरीके से जो जांच होनी चाहिए थे उस जांच में जो है कई जो अधिकारी है, कई जो एजेंसियां है, उनमें जिस तरीके की कहीं ना कहीं किस तरीके की जो लापरवाही है उस लापरवाही को लेकर भी जो है वो उसका भी यहाँ पर जो है पूरे तरीके से जो है वो फैसला जो है और जो कार्रवाई जो है वो उच्च न्यायालय में जो है जो पक्ष जो आरोपियों के जो वकील थे उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि हम ये जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे और जिस तरीके से ये इनको जो झूठा इस केस में फंसाया गया था, जिस तरीके के जो झूठा इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसकी भी पूरे तरीके से यहाँ पर तहकीकात की जाएगी। संगीता, ठीक है दीपक, मैं अधिवक्ता के पास फिर से आना चाहूंगी। ये बताइए संदीप जी कि जिस तरह से जो आज जो ये फैसला आया है कोर्ट का, तो क्या लगता है आपको कि उस समय जो राजनीति जो है वो सबसे ज्यादा हावी थी जांच एजेंसियों से भी ज्यादा? देखिए जांच एजेंसियां तो इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि शासन सत्ता का प्रभाव न हो, लेकिन अदालत में जो तथ्य प्रस्तुत होते हैं जब वह तथ्य प्रस्तुत हो जाते हैं तो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर इस तरह के मामले में जांच अधिकारी शासन सत्ता के हाथ में खेलते हैं और उससे किसी व्यक्ति की सजा होती है या हमारी सेना कलंकित होती है तो निश्चित ऐसे व्यक्तियों से भी सवाल पूछे जाने चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी आज की सरकार को मुझे लगता है आगे बढ़कर के अभियोजन दर्ज कराना चाहिए, जिन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ, सनातन के खिलाफ या ये कहें कि सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने के जो काम किए जांच के दौरान, उन सभी के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए जो है। बिल्कुल। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं विनोद बंसल जी जो कि बीएचपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज एक बहुत बड़ा जो है अपडेट सामने आया है मालेगांव केस को लेकर। कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है और एक बार फिर से जो है भगवा की जीत हुई है, क्या कहेंगे? संगीता जी, भगवा की जीत तो हमेशा रहती, वो सनातन है, सत्य है और सदा से जीवित रहा है और जीतता रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसमें सबसे बड़ी कांग्रेस की हार हुई है। इसमें कांग्रेस के गाल पर एक गहरा तमाचा लगा है। कांग्रेस की जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी है वो सीधी सीधी टाइम हिस्स हो गई है। और ये आप देखिए कि अब जो है कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी जो दल हैं उन सबको साष्टांग दंडवत करके भारत की संसद में ही सदन में माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आखिरकार हाँ, हमने जिस तरह से जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक कठपुतली बनाया और हिंदुओं को जबरदस्ती फ्रेम किया और जो बड़ा पाप किया और उसके लिए वो माफी मांगते हैं। एक और बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आखिरकार मालेगांव ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे, जो लोग मरे थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? तो जिम्मेदार जो था वो इस्लामिक जिहादी आतंकवादी थे, जिनको को कांग्रेस ने जानबूझ करके पहले तो पकड़ा था, फिर उसके बाद हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए उनको छोड़ दिया। आपको याद होगा कि 2008 में जिस तरह से जो इनका आतंकवादियों को जो पाकिस्तान भेज दिया था और ये कहा था कि नहीं ये जो मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हिंदू आतंकवाद का मामला है। तो आप देखिए कि जो रियल कल्प्रिट है उनको छोड़ दिया और जो इनोसेंट थे उनको फंसा लिया। ये चीजें जो है ना कांग्रेस के कुकर्मों का पर्दाफाश हो गया है।
एक और बात मैं कह दूं कि ये अकेला मामला नहीं था। ये कांग्रेस के कुकर्मों का फल ये तरह उस समय रेगुलर बम ब्लास्ट होते थे, पूरे देश के अंदर होते थे, हर जगह होते थे। अकेले 2008 की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो मालेगांव के अलावा जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली और गुजरात में भी बम ब्लास्ट हुआ था मोड़ासा में। अब देखिए इन सब बम ब्लास्टों में 168 लोगों की जानें गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने किसी मुद्दे का कोई जजमेंट लाया हो या उसमें कोई अपराधियों को जो सजा दिला पाई हो, ये ऐसा नहीं दिखता। अभी जयपुर ब्लास्ट के केस में भी इस तरह की चीजें आई सामने। आप देखिए कि ये जो कांग्रेस के कुकर्मों का प्रतिफल था, जो कि लगातार हिंदुओं को फ्रेम किया जा रहा था और आतंकवादियों को बचाया जा रहा था। यानी कि आप यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए हिंदू को बलि का बकरा बना दिया? न सिर्फ हिंदू को बलि का बकरा बनाया था संगीता जी, जिहादियों को बचाया, पाला पोसा, बड़ा किया और देश पर हमला करने के लिए उनको प्रेरित किया। मैं सीधा सीधा ये भी बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं और इसके लिए देश को समझना पड़ेगा। देश की संसद में भी मुझे लगता है एक प्रस्ताव ला करके और ऐसे कांग्रेस के कुकर्मों का पर्दाफाश करना चाहिए और आगे से कोई इस तरह का दुस्साहस न करने पाए, इसके लिए भी कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, इस तरह से जो है बार बार जिस तरह से हिंदुओं पर जो उंगली उठाती है कांग्रेस, वो फिर से नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक, यह बताइए कि इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं, तो अभी तक आपके पास बीजेपी की तरफ से या फिर जो भी हिंदूवादी संगठन है उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही हैं सामने? कि जैसे कि बीजेपी के कई प्रवक्ता है, उनके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि ये जो साजिश थी ये कांग्रेस की सबसे बड़ी साजिश थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदुओं को और हिंदुओं को जितने भी हिंदू संगठन थे, जैसे कि जो कार्यरत जो जितने भी संगठन थे, उनको भगवा आतंकवाद घोषित करने की साजिश में जो है इस तरीके से इस निष्पाप लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है इस मामले में फंसाया गया था और उनको आज कोर्ट में 17 साल बाद जो है बाइज्जत बरी किया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन इसी राजनीतियों की चक्कर में जो है जिस तरीके से ये जो हिंदू संगठन के जितने भी जो लोग रहते हैं, हिंदुओं को जो है वो वहां पर जो है फंसाया जाकर उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाकर उनको 17 साल जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आखिर न्याय देवता के ऊपर सभी सनातनियों का जो भरोसा था वो यहाँ पर जो है न्याय देवता द्वारा जिस तरीके से 17 साल बाद जो है उनको न्याय मिला, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रताड़ित उनको किया गया था। उनके कई परिवार जो है वो भी काफी प्रताड़ित थे। लेकिन कई जो है इस मामले को लेकर जो है कई जो बातें जो है वो सामने आ रही है, किस तरीके से उनको फंसाया गया, किस तरीके से उनको इस मामले में जो है वो आरोपी बनाया गया, उनकी गाड़ी कहां से आई, ये गाड़ी का सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से जो नैरेटिव यहाँ पर भगवा आतंकवाद को सेट करने के लिए जो नैरेटिव सेट किया गया था, वो नैरेटिव जो है वो यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर फेल हुआ है और ये सनातनियों की जीत हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक दल जो है जो पहले नहीं बोलते थे, जो आज बोलने लग गए हैं, लेकिन उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। जो मीडिया जो है, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आतंकवाद नहीं, राष्ट्रवाद ही भगवा है। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, यह बताइए कि जिस तरह से आज जो है एक बार फिर से साबित हो गया कि कांग्रेस लगातार जो है हिंदू विरोधी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल संगीता, एक लेटेस्ट अपडेट है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है कि भगवा आतंकवाद ना था, ना रहेगा, ना होगा। इसी को लेकर जो है ये जो निकाल जो सामने आया है, इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है। यहाँ पर उन्होंने स्वयं कहा है कि भगवा आतंकवाद ना था, ना है, ना रहेगा। कि जिस तरीके से ये जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के बाद जो है कई प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो भगवा आतंकवाद का जो नैरेटिव जो है वो सेट किया गया था, वो नैरेटिव यहाँ पर फेल हो चुका है। इसी मामले को लेकर जो है कई प्रतिक्रिया आ रही हैं। कई जगहों पर जो है अभी कुछ ही देर में जो है इस निर्णय का जो है स्वागत किया जा रहा है। कई जगहों पर जो है कर्नल पुरी जी हो, साध्वी प्रज्ञा जी हो,
इनका यहाँ पर सम्मान भी करने की भी कई हिंदू संगठनों द्वारा जो है वो यहाँ पर जो है ये आयोजित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आज का जो एक निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है एनआई कोर्ट द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये जो 5 आरोपी हैं, निष्पाप आरोपी, जिन्हें निष्पाप लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनको यहाँ पर जो है बाइज्जत बरी की गई है। उनके ऊपर जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे वो बिल्कुल यहाँ पर जो है खारिज किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से जो साजिश थी हिंदुओं को यहाँ पर जो बदनाम करने की, हिंदू संगठनों को बदनाम करने की या सनातन को बदनाम करने की, वो साजिश जो है वो यहाँ पर जो है असफल हुई थी। जो नैरेटिव सेट किया गया था हिंदू आतंकवाद का, वो नैरेटिव पूरे तरीके से यहाँ पर फेल हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी जो जीत जो है वो सनातन की यहाँ पर हो चुकी है। संगीता, दीपक, क्या लगता है कि गवाहों को दबाव दिया गया था क्या? दबाव में गवाही करवाई गई थी क्या? जैसा कि कोर्ट ने आज जिस तरह से मामला सुनाया उससे जो कि कोर्ट ने कहा है कि गवाहों जो भी गवाह दिए गए उसमें कोई मतलब उन्हें क्लियर कुछ भी नहीं हो पाया है। त्याच्यावर आज माननीय विशेष NIA सत्र न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेला आहे। आज ATSनी दाखल केलेल्या या खटल्यावर प्रचंड रोष माननीय न्यायालयाने दाखवलेला आहे। आजचं जे जजमेंट आहे, जो निकाल आहे तो 1000 पानांहून जास्त गेलेला आहे। त्याच्यामधले आज माननीय न्यायालयाने जे मूळ बिंदू सांगितलेले आहेत ते फक्त तुम्हाला सांगतो। सर्वप्रथम बॉम्ब ब्लास्ट घडला हे सत्य आहे, पण आरोपींनी तो तो एक बार फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। तो जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं तनुज दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपका अधिवक्ता हैं। तो बताइए कि आज जिस तरह से कोर्ट ने एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद को लेकर कह दिया है, इस मामले को 17 साल पहले काफी तूल दिया गया था और हिंदू को आतंकवाद बताया गया था। आज लेकिन कोर्ट ने साफ मुहर लगा दिया है। सुदर्शन न्यूज की जो 10 साल से लड़ाई जो थी उस पर भी मुहर लग गई है कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए संगीता, आज माननीय न्यायालय ने मालेगांव बम ब्लास्ट के ऊपर जो टिप्पणी करी है बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने ये कहा है, जस्टिस लाहौटी ने ये शब्द कहे हैं कि केवल धर्म के आधार पर इसको नहीं देखा जा सकता है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है इस देश के लिए जस्टिस लाहौटी की। और कहीं ना कहीं अगर हम इसमें इस टिप्पणी के अत्यधिक देखें तो उन्होंने ये भी बात रखी है कि सिर्फ संदेह के आधार पर इस प्रकरण को अब आगे और नहीं ले जाया जा सकता। कोई ऐसे विशेष सबूत, इसमें 7 आरोपी जिसमें कि भोपाल से पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इसमें आरोपी बनी थी और साथ ही साथ एक रिटायर्ड वो भी इसमें आर्मी के ऑफिसर भी थे। ऐसे करके कई सारे इसमें लोग, लगभग 7 लोगों को इसमें आरोपी बनाया था। ये मामला 29 सितंबर 2008 से लगातार चर्चाओं में का विषय रहा है। इसकी लगातार ट्रायल चली है इतने वर्षों के बाद। आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जाकर के अब इसको विराम दिया गया है न्यायालय के द्वारा। जी तनुज जी, ये बताइए, उस दौरान चुनाव भी होने वाले थे, तो क्या लगता है कि ये जो मामला जो है इसे इसलिए गढ़ा गया, चुनाव को देखते हुए हिंदू को आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई, संतों को आतंकवादी कहा गया, राजनीति इतनी ज्यादा चरम पर थी कि जांच एजेंसियां भी कोई मायने नहीं रखी? नहीं, ऐसा देखिए कहना पूर्ण रूप से गलत है संगीता। कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक साजिश का हिस्सा रहा हो या जो भी बातें नहीं हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिन लोगों को इसमें आरोपी बनाया था वो शायद एक गलत डिसीजन था। और देखिए आज कोर्ट ने भी ये माना कि केवल नैतिकता का आधार नहीं हो सकता, केवल बिना सबूतों के और जब मामले में आगे बढ़ने जैसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने आज केस में विराम लगाया है और ये बहुत लंबे समय से, क्योंकि चर्चाओं का विषय रहा है मालेगांव बम ब्लास्ट, जिसमें लगभग 6 लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और देखिए
ऐसे कई सारे मामले हम देखते हैं जिनके अंदर में साजिश कोई और करता है और आरोपी किसी और को बनाया जाता है। संगीता जी, तो क्या लगता है आपको अब इस मामले में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी अभी भी लेकिन फरार है, आरोपी का अभी भी नाम नहीं आया है, और साथ ही अगर जांच हो तो किस किस पर जांच होनी चाहिए? संगीता, ये पूर्ण रूप से कोर्ट का निर्णय रहेगा। कोर्ट अगर इसमें कोई एसआईटी बनाता है और उसमें जांच के प्रावधानों को आगे बढ़ाता है तो ये पूर्ण रूप से कोर्ट का स्वविवेक होगा। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण फैसला आया है, इस फैसले में कहीं भी इस तरीके के आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही इस तरीके का कोई विवरण इसके अंदर है। तो यूएपीए कानून जिसे कि इस्तेमाल किया गया है, तो क्या लगता है कोर्ट को इसमें दाखिल देना चाहिए कि अब इस तरह के जो कानून का इस्तेमाल जो किया जाता है, जो कि बेगुनाह, देखिए 17 सालों तक, कई वर्षों तक खुद साध्वी प्रज्ञा जेल में रही, और साथ ही साध्वी प्रज्ञा जब जेल से बाहर निकली उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उनके साथ जेल में आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। तो क्या अब इस यूएपीए को लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और इसमें क्या कोर्ट अब दखल देगी? देखिए, इसके लिए कोर्ट के लिए नहीं, इसके लिए साध्वी प्रज्ञा स्वतंत्र रूप से कोई अगर कार्रवाई करवाना चाहती हैं तो उसमें कर सकती हैं। लेकिन यूएपीए की जो आपने बात कही, निश्चित रूप से गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो अधिनियम है, इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियां जो है उनको रोकना ही इसका मकसद है। कहीं ना कहीं मजबूत कानून के रूप में इसमें जिस तरीके मामला पंजीबद्ध भी हुआ और जो चीजें हमने देखी, कुल मिलाकर संगीता, ये जो फैसला है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी बनाए गए थे वो एक साजिश का शिकार हुए थे, क्योंकि अगर सबूत मिलते तो निश्चित रूप से अदालतों से कोई बच नहीं सकता था। और ये बात मानना होगी कि अब जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं एक्चुअल जो इसका आरोपी है कन्विक्टेड रहा होगा, वो जरूर पहुंच से बाहर है। जी ठीक है, मेरे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि जिस तरह से राष्ट्रवादियों को आतंकवादी कहा गया, तो क्या अब आने वाले समय में सरकार या फिर कोई भी नेता हो, अगर इस तरह से आतंकवादी कहेगा तो क्या 100 बार सोचकर कहेगा? देखिए, अगर आज की तारीख में 99 पर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी, तो उसके पीछे तो देश की जनता ने अपना संदेश दे दिया है कि अगर आप सनातनी को गाली दोगे, हिंदुओं को जो है अपमानित करोगे, कलंकित करोगे, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज कम से कम जो स्थिति है कांग्रेस की, उसके पीछे कारण यही है। आखिर आप एक बात बताइए, जब कोई डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता आता है तो उसकी बात हमेशा क्यों न क्यों कुछ ऐसी बात वो बोलेगा जिसमें वो सनातन को कलंकित करे। वह बिना सनातन को गाली दिए बिना कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बैठ ही नहीं सकता। अंत में वो अपनी बात ही लाता है घुमा फिरा के कहीं न कहीं कि उसको जो है हिंदुओं को अपमानित किया जाए और उन्हें आतंकवादी कह दिया जाए, उनके धर्म पर, उनकी पूजा करने की पद्धति पर, सभी पर सवाल उठा जाए। अब बात आती है कि इस तरह का मामला करने के लिए क्या कांग्रेस को उसकी सजा दी जानी चाहिए? तो सजा तो कांग्रेस को पहले ही मिल चुकी है। दूसरी बात जो आ रही है कि जिस तरह से इस मामले में सारे जांच अधिकारियों ने, खासकर 2014 के पहले के जांच अधिकारियों ने जिस तरह से इसमें काम किया, या ये कहें कि अपनी सत्ता के प्रभाव में रहे, उस चीज के लिए हमें लगता है कि सारे लोगों को जो पीड़ित थे, जिनको बरी किया गया है, आज अदालत ने बरी किया है, उन सभी लोगों को चाहिए कि सरकार के सामने इस बात की अपील करें और कहें कि हम लोगों का जो एक कीमती समय बर्बाद हुआ है, हम लोगों को जो अपमान झेलना पड़ा है, उसके लिए जो है जिन किसी की भी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उनको भी अदालत की शरण में खींचकर लाया जाना चाहिए। और अगर इस तरह की मांग होती है तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी सरकार इससे पीछे हटेगी। क्योंकि आज की तारीख में देश के लोगों को और हर सनातनी को इस बात पर भरोसा है कि अगर उनके साथ कोई गलत चीज होती है या ऐसी चीज होती है जो न्याय में कहीं से उनके बाधा बनती है, तो सरकार उस पर संज्ञान जरूर लेगी। जी ठीक है, चर्चा में वापस आएंगे। इस बीच श्रीकांत शिंदे का बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। 17 साल पहले जो कांग्रेस ने सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नया टर्म कॉइन करने की कोशिश की थी, आज कांग्रेस के मुंह पर एनआईए के कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाया है। जो इतने सालों तक भारत पर आतंकी हमले होते आए हैं, पाकिस्तान के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो,
उनको कवर करने के लिए इन्होंने ये भगवा आतंकवाद, भगवा टेररिज्म सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, कांग्रेस ने इसके साथ हिंदुत्ववादी संगठनों को भी जोड़ने का काम किया, आरएसएस जैसे बड़े संगठनों को भी जोड़ने का काम किया। लेकिन आज 17 साल की प्रतीक्षा के बाद 17 साल इन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया, जबरन कांग्रेस की सरकार ने इनसे स्टेटमेंट्स भी लिए, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आज 2008 के बाद, आज 17 साल के बाद सभी लोगों को बाइज्जत बरी करने का काम एनआईए के कोर्ट के माध्यम से हुआ है। तो एक बार फिर से चर्चा में वापस आते हैं। संदीप जी, ये बताइए कि क्या अब जो सनातन विरोधी हैं, सनातन विरोधी लोगों का चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, मानते हैं आप? देखिए, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि सनातनी विरोधी शक्तियां उसी समय कहते हैं कि उनका चेहरा उजागर हो गया जिस समय साध्वी प्रज्ञा को जो है बेल मिली, क्योंकि अदालत ने जब उन्हें जमानत दी तो उनके खिलाफ जो भी यातनाएं दी गई थी वह सब सार्वजनिक हो गई और देश की जनता को पता चल गया। तो इस बात से जब साध्वी प्रज्ञा को बेल मिली उसी समय एक उम्मीद जग गई थी आम जनमानस में कि जो भी अभी तक अन्याय हुए हैं सनातनियों के विरुद्ध या हिंदुओं के विरुद्ध, वह चीज जो है अब लंबा नहीं चलेगा और उस पर जो है अब न्याय के दिन दूर नहीं है और न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, यह उम्मीद सभी को जगी थी। और आगे जो हम देख रहे हैं कि जिस बात की मांग मैं कर रहा हूं, शायद हो सकता है कि सरकार इस पर भी संज्ञान ले कि भाई जिस किसी ने इस कॉन्स्पिरेसी में साथ दिया उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए जो है। तो देखिए, वही होता है ना कि जिसे आतंकी कहा वही अब राष्ट्रवादी साबित हो गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अब इसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, यह जो भरपाई वाली बात है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई यह एक आपराधिक कानून की व्यवस्था है या न्यायतंत्र की व्यवस्था है कि जिसमें जो आपका कीमती समय चला जाता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और इसीलिए हमारी न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठता है कि भाई इतना लंबा अगर न्याय देने में लगेगा, 17 साल 20-20 साल लगेंगे किसी चीज में, तो यदि व्यक्ति का कीमती समय चले जाएगा तो हु विल कंपेंसेट? इवन द मनी, पैसा भी उस जख्म को नहीं भर सकता है, मैं कह रहा हूं। तो निश्चित ही यह बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हम सनातनियों के विरुद्ध, और खासकर कहें आजादी के बाद का, जब हम कहते हैं हमारा अपना खुद का शासन है, हमारा खुद का अपना संविधान है, तो हमारे शासन और हमारे संविधान के चलते हमारे कानूनों के द्वारा हमारे ऊपर अगर अत्याचार हुए हैं तो निश्चित ही यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और सरकार को ऐसा चाहिए भविष्य में इस तरह की कोई दोबारा कार्यवाही न हो, कुछ नजीर जरूर पेश करनी चाहिए जो है। संदीप जी, क्या लगता है कि क्या अब जो है कोर्ट को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से निर्दोष को आतंकवादी बनाया गया, इतने सालों तक जेल में रखा गया, इस पर कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए और खुद इसमें जो है आगे बढ़कर जांच करनी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और उनकी जो है उनसे जवाबदेही और साथ ही उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए आगे? देखिए, निचली अदालत की कुछ सीमाएं होती हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है या ट्रायल कोर्ट होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। और रिट जुरिडिक्शन के तहत जैसे हाई कोर्ट को पावर होती है या सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, वह शक्ति ट्रायल कोर्ट्स को नहीं होती है। तो निचली अदालतें जो है, क्योंकि उनका दिया हुआ कोई भी फैसला जो है नजीर नहीं बनता है बाकी देश या जिले की अदालतों के लिए, तो ऐसे मामले में इस तरह की कोई टिप्पणी करने से जिला कोर्ट बचती है। उसके सामने जो मामला होता है, जो फाइल होती है, केवल उन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों पर अदालत अपना फैसला देती है, इस तरह की कोई टिप्पणी टीका नहीं करती है। लेकिन बात यह है कि आगे अगर कोई रिट इस तरह की दाखिल की जाती है, हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की जाती है, तो निश्चित ही जब उस पर हाईकोर्ट अगर कोई टिप्पणी करती है तो अब भविष्य में जो है एक कानून बन करके लोगों के सामने आएगा और आगे की जांच एजेंसियों के लिए भी एक सबक होगा या नजीर बनेगा। तो निश्चित ही मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं इस मामले में, जिनको आज राहत मिली है जिला अदालत से या सत्र न्यायालय से, उन सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा एक बार जरूर खटखटाना चाहिए कि हमारे जो कीमती समय बर्बाद हुए हैं इसको जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अदालत कंपनसेट कराए। क्योंकि यह चीज जो है, वक्त जो होता है वह कभी लौट करके नहीं आता है।
तो इसी बीच मेरे साथ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं प्रमोद कुमार झा, जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। तो प्रमोद जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि ये जो जिस तरह से कानून का इस्तेमाल मालेगांव मामले में हुआ, आज देखिए एनआईए कोर्ट ने तो साफ कर दिया, सभी को बरी साबित कर दिया। क्या लगता है अब कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है न्याय के लिए, लेकिन कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये बहुत आज की डेट में जरूरत है और ये मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक आज जजमेंट आया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत की भूमि पर कि जो भारत के वासी हैं, जो भारत की धमनी में जो खून बह रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। भारत की छवि को पूरे विश्व पटल पे बदनाम करने की कोशिश की गई थी और वो भी बहुत बड़ा जो है, ये मतलब इसको कह सकते हैं नृशंस कहिए या घृणित कार्य कीजिए कि जो एक सरकार के द्वारा आप जो ये एटीएस जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया था, उस एजेंसी को ये बताया गया था कि आप सनातन धर्म के लोगों को, जो हिंदू के मानने वाले लोग हैं और हिंदू के मानने वाले में भी जो ब्राह्मण वर्ग जाति के आते हैं, जो हिंदू समाज के सर्वोपरि जो है माने जाते हैं, जिनको हिंदू धर्म का जो है वो प्रणेता माना जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और यही वजह है कि इसमें जो 12 आरोपी थे उसमें मैक्सिमम आरोपी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और उनका एक ही मकसद था कि इस भारत की धरती को, जो भारत का जो मेन थीम है, जो मेन आत्मा है, जो यहाँ की संस्कृति है, इस संस्कृति को विश्व पटल पर बदनाम की जाए और एक विशेष वर्ग को केवल एक वोट का फायदा लेने के लिए उनको जो है हमेशा के लिए अपना सत्ता बना हुआ रहे, इसके लिए प्रयास किया गया था। आज इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुद सुओ मोटो लेनी चाहिए। इसके लिए कोई अपील और रिट और टीआईएल फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है सारी न्याय व्यवस्था को पे सर्वे करना, उसको मुआयना करना, इस देश में सही ढंग से जो है न्याय व्यवस्था चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल ऑर्डर हुआ है कि जिस 17 साल में एक 12 आरोपियों का बदनाम किया गया, 12 जो लोगों का है उनकी जिंदगी को खराब की गई, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो टॉर्चर किया गया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये इनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर किया गया था। और उसके बाद से आप देखे होंगे तब से प्रज्ञा ठाकुर जो है वो हमेशा बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर ने ऐसे बयान भी दिए थे कि उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर भी किया गया है और ये उन्होंने एक निजी चैनल में बैठकर बयान दिया था। हेमंत करकरे ने उनके साथ आप समझिए 161 का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाया था, जबरदस्ती किया था, 3rd डिग्री टॉर्चर करके लिया गया था और इस तरह से इनके साथ कई बार, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं बोल सकता हूं कि किस तरह से ये इनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया गया था, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। मैं बिल्कुल, लेकिन जो हुआ था वो बहुत ही घोर घृणित है, मैं निंदनीय भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये घोर आपराधिक घटना था। एक एनआईए का जो इसका है एटीएस का कोई भी हेड हो, खास करके हेमंत करकरे का, जो इस तरह का कोई भी कार्य ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किसी दबाव में आकर के वो किए और खास करके जो है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जो किया था, जो ये बहुत बड़ी साजिश थी विश्व पटल पर इनका जो है बदनाम करने का, इसका आज उजागर हुआ है और इसको सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर के कि आइंदा कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी यदि कोर्ट का समय को बर्बाद करता है या कोई भी न्याय व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है या कोई भी न्याय व्यवस्था में तोड़ने का जो काम करता है, क्योंकि न्याय व्यवस्था का जो थीम है, खास करके जो क्रिमिनल जो लॉ है, जो क्रिमिनल ट्रायल चलता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से चलता है और ये देखा गया है कि जैसे इस केस में तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो गया और ये देखा गया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या तो किसी प्रलोभन में आकर के कुछ पैसे लेकर के या उसके बिल्कुल विपरीत एनआईए की जांच थी। यह सवाल खड़ा होता है जांच एजेंसी पर? बिल्कुल खड़ा होता है और खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वही विटनेस फिर से उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हमको एटीएस ने टॉर्चर किया और स्टेटमेंट लिया,
तो सवाल तो खड़ा होना ही चाहिए। जैसे 7/11 में एक्यूज ने कहा कि कन्फेशन किस तरह से उनसे लिया गया है, तो सवाल तो खड़ा होना चाहिए। और पूरे ATS खराब नहीं है, कुछ अधिकारी हो सकते हैं जो उसमें भी थे इसमें भी थे, तो उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आज ये कहेंगे भले 17 साल गए लेकिन न्याय मिला है। देखिए ऐसा है कि 17 साल गए वो कैसे भर के आए, न्याय कैसे हुआ? 17 साल तक ये सब लोग टेररिस्ट का स्टैंप लेके घूमे हैं, तो ये गए हुए दिन जैसे गए हुए लोग नहीं मिल सकते आ सकते वापस, वैसे गए हुए साल नहीं आ सकते, जो इज्जत गई वो नहीं आ सकती। कानूनन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, कुछ विक्टिम्स है वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट मूव करेंगे, आपकी तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें जाना चाहिए, उनका राइट है, क्योंकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, तो उन्होंने जाना चाहिए। एक बार फिर से चर्चा में वापस आएंगे। अनुज जी, आपसे सवाल है कि ठीक है, किसी अनुज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मेरे साथ संदीप जी भी बने हुए हैं। संदीप जी, यह बताइए, जिस तरह से कानून का इस्तेमाल किया गया, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया राजनीति के लिए, क्या यह कितना सही है और इसके लिए क्या उन नेताओं को सजा मिलनी चाहिए? देखिए, एक बात पे जो चर्चा नहीं हो रही है वह यह है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ तो हुआ, सनातनियों के विरुद्ध हुआ तो हुआ, उससे बढ़कर के हमारी सेना को जो है कलंकित करने का प्रयास हुआ। हमारी सेना को उस देश की सेना के साथ एट पार रखने की कोशिश हुई जहां की सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा होगा तो जब आतंकवादी मारे गए तो सेना के लोग वर्दी में जाकर के उसके लिए फतिया पढ़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब आप सेना के अधिकारियों को इस मामले में लपेट रहे थे तो आप कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे थे जिसमें यह कहा जाए कि भारत की सेना या भारतीय सेना के अधिकारी आतंकवादी हैं और भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना में आतंकवाद को लेकर के कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हमारी सेना को कलंकित करने का जो नरेटिव, और कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपको याद होगा जब ये आरोपी पकड़े गए थे और ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था तो कुछ इक्का दुक्का नेताओं ने कहा था कि भगवा आतंकवाद। मैंने भगवा अपने दिल से लगा रखा है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। भगवा केवल प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। भगवा हमारे राष्ट्र ध्वज में भी केसरिया रंग है, तो भगवा का एक सम्मान है। भगवा हमारे देवी देवताओं का रंग है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग भगवा को आतंकवाद कहते हैं। आज स्पष्ट हुआ, आदरणीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये दोषी नहीं थे। इनके नाम जरूर आए थे बट कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए सभी को बरी किया जाता है। तो जब कुछ लोग कोई बयान दें, किसी को फंसाएं, किसी को षड्यंत्र के तहत जेलों में डालना चाहे तो सबूत भी रखें, झूठे आरोप न लगाएं। तो हम यही चाहेंगे कि जो सातों हैं, जिसमें साध्वी भी हैं, प्रज्ञा जी हैं, कुलकर्णी जी हैं, कर्नल पुरोहित हैं, उपाध्याय हैं, चतुर्वेदी हैं, इन लोगों के आंखों से आज आंसू बह रहे हैं। ये भावनाओं में बह रहे हैं क्योंकि इनको पता था कि ये दोषी नहीं है, निर्दोष हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर पा रहे थे। अंततः साबित किया उन्होंने और बहुत लंबी बहस हुई 17 साल की। तो यही है कि न्याय मांगने में समय लगता है लेकिन न्याय एक दिन ज़रूर मिलता है। और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे केसेस में जो भी निर्दोष जेलों में बैठे हैं उन्हें भी एक उम्मीद जागेगी कि वो भी ज़रूर एक दिन बरी हो जाएंगे, एक दिन ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। तो शिवसेना यूनिटी पार्टी की तरफ से तो अब शिवसेना यूनिटी पार्टी इस फैसला कोर्ट ने जैसे स्वागत कर रही है। हाँ, बिल्कुल स्वागत करने योग्य है ना। कोर्ट महामहिम है। हम हमेशा से कहते हैं कि हम सरकार से लड़ाई लड़ लेंगे, ईडी सीबीआई से भी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन कोर्ट तो सर्वोपरि है ना। और इसमें जो जिस प्रकार उस समय की तत्कालीन ATS हो चाहे NIA हो, जिस प्रकार उन्होंने फंसाने का काम किया, इनका क्या होगा? इनको सजा कब मिलेगी? किसी भी केस में जब एजेंसियां दुरुपयोग करके लोगों को फंसाती हैं और जब कोर्ट से हम बरी होते हैं तो अंततः उन पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं। ऐसे आपने देखा होगा कि ईडी और सीबीआई के केसेस में ईडी सीबीआई हमें पकड़ती है, हमें जेलों।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े चर्चा में। प्रमोद कुमार, आपका भी धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी, आपका भी धन्यवाद। और मेरे सहयोगी दीपक चौहान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो देखिए, मालेगांव केस में जो है जीत सनातन की हुई है। हिंदू आतंकवाद का जो झूठा नैरेटिव जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया है, और साथ ही सुदर्शन की 10 साल की जो लड़ाई थी उसका भी आज जो है सामने आ गया। किस तरह से कोर्ट ने जो है सजा से सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी गई। और एक बार फिर से यह साबित हो गया कि बार बार जिस तरह से कांग्रेस जो है हिंदू को निशाने पर लाता है, हिंदुओं को निशाने पर लाता है, वो क्लियर हो गया कि एक तरह से निशाने पर लाने की कोशिश की जा रही थी। और साथ ही यह भी है कि राष्ट्रवाद भगवा है, आतंकवाद नहीं है।